Yes, students. Today we are going to start our discussion on natural resources. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये आपका एक्टिविटी बेस्ड चैप्टर रहेगा बायो में, क्योंकि हाफ ईयरली में भी और एनुअल में भी आपके बायो में सेल, टिश्यू और हेल्थ एंड डिसीज यानी भाई डूबी कॉलेज ये 3 चैप्टर आ रहे हैं हाफ ईयरली में भी और फाइनल में भी। और नेचुरल रिसोर्सेज आपका डिलीटेड पोर्शन में मेंशन नहीं है, इसलिए हम इसको करेंगे क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड पोर्शन हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज अवर लास्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी नेचुरल रिसोर्सेज फॉर दिस सेशन ओनली, क्योंकि इस बार हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पोर्शन भी कट हो गया है। और आपका कौन सा चैप्टर कट हुआ है? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर कट हो गए हैं। तो अब हम आज डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन के बारे में, जो हमें प्रकृति से यानी हमारी नेचर से मिले हैं, हमारी नेचर ने हमें दिए हैं ताकि हमारी लाइफ स्टाइल एक फ्लो में एक अच्छे तरीके से एक प्रोसेस के साथ चल सके। ठीक है, तो सम नेचुरल रिसोर्सेज आर वाटर, एयर, सनलाइट, लैंड या हम सॉइल की बात कर सकते हैं। ये सभी हमारे किस में आते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। तो द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ and the energy from the sun are necessary to meet the basic requirement of all life forms on the earth। यानी जितने भी रिसोर्सेज अर्थ पे अवेलेबल हैं या एनर्जी जो हमें सन से मिल रही है, ये सभी किसके लिए जरूरी है? लाइफ एग्जिस्ट कराने के लिए हमारी अर्थ पे। तो जो लाइफ सपोर्टिंग जोन है अर्थ का, जहाँ पे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लाइथोस्फेयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तब आप उसको बायोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, बायोस्फेयर। तो वर्ड बायो जहां पर भी आ जाता है तो ये ग्रीक वर्ड बायोस से बनता है। बायोस का मीन्स होता है लाइफ। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्फेयर, उसको हम क्या कह रहे हैं? बायोस्फेयर। ठीक, तो बायोस्फेयर की हमने बात करी, फिर हम बात करते हैं एयर की। तो एयर क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस like nitrogen, oxygen, carbon dioxide and water vapor, or it is this particular composition which makes life possible on earth। ठीक, जिसमें हम क्या देखते हैं कि हमारी लाइफ अर्थ पे पॉसिबल हो पाई है। तो परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम देखें एटमॉस्फेयर में, तो वो हम 2 तरीके से उसको फिक्स कर सकते हैं, जिसमें आता है ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? हम सभी जानते हैं, जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। फोटोसिंथेसिस, फोटो वर्ड का मतलब क्या है? लाइट, यानी लाइट की मदद से सिंथेसिस यानी बनाना। ठीक है, मेकिंग। तो लाइट की मदद से क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। यहाँ पे आपकी रिएक्शन क्या रहती है? ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हम वाटर की बात करते हैं, और इसको सनलाइट की मदद से Hd जो होता है, इससे हम सनलाइट लिखते हैं। आपका यहाँ पे ऑक्सीजन और C6H12O6 यानी ग्लूकोज जो फूड है वो बन जाता है। तो ये पूरी रिएक्शन किसकी होती है? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है ये। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस में हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग कंज्यूम्ड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय द प्लांट्स इन आवर एनवायरनमेंट सो दैट वी कैन ब्रीथ इजीली, सो दैट वी कैन इनहेल ऑक्सीजन। ठीक है, इस रिएक्शन के थ्रू सारे प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को एलिमिनेट कर देते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक, तो हम आप देखेंगे आगे। देखिए, आवर प्लैनेट अर्थ इज द ओनली वन ऑन विच लाइफ एज वी नो इट एग्जिस्ट। यानी लाइफ जहाँ एग्जिस्ट करती है वो केवल हमारा प्लैनेट अर्थ है। तो लाइफ ऑन अर्थ इज डिपेंडेंट ऑन मैनी फैक्टर्स। लाइफ हमारी अर्थ पे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मोस्ट लाइफ फॉर्म्स वी नो नीड एन एम्बिएंट टेम्परेचर। तो एम्बिएंट वर्ड का मीनिंग क्या है? यानी एक मॉडरेट टेम्परेचर की हमारे
अर्थ पे जरूरत है ताकि लाइफ एग्जिस्ट कर सके। या हम ये कह सकते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट अलग होती है। जैसे पोलर बियर्स पोल्स पे ही रह सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो एनिमल्स कम टेम्परेचर पे सरवाइव करते हैं, यानी ठंड वाले एरियाज में, विंटर वाले एरियाज में जहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है यानी ठंड बढ़ना, टेम्परेचर ज्यादा होना यानी गर्मी होना, ठीक है। आप इसको उल्टा मत समझिएगा कि ठंड बढ़ गई तो हम कहेंगे टेम्परेचर बढ़ गया, ऐसा नहीं होता। टेम्परेचर जितना कम होगा ठंड उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, ठीक। तो द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन अर्थ एंड एनर्जी फ्रॉम द सन आर नेसेसरी टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। यानी जो रिसोर्सेज हमारी अर्थ पे अवेलेबल हैं, सभी स्टूडेंट्स जिनके पास एनसीईआरटी है वो अपनी बुक में भी देखते रहें, जो स्क्रीन से देख रहे हैं स्क्रीन पे भी देखते रहें, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अर्थ पे और जो एनर्जी सन से मिल रही है वो जरूरी है ताकि बेसिक रिक्वायरमेंट जो है अर्थ पे वो पूरी हो सके, ठीक है। आप लोग सभी हॉस्टल के बच्चे प्लीज बी केयरफुल। एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे हैं हम, ध्यान से अपनी लाइन को पॉइंट करते हुए मार्क करते हुए पढ़ेंगे। देखिए, व्हाट आर दीज रिसोर्सेज ऑन अर्थ। अभी रिसोर्सेज क्या है? लैंड है, वाटर है और एयर है। तो जो हमारी अर्थ की आउटर क्रस्ट होती है उसको लाइथोस्फीयर कहते हैं, और वाटर हमारी अर्थ का 75% पोर्शन कवर अप करता है, और ये अंडरग्राउंड पाया जाता है, यानी जमीन के नीचे पानी पाया जाता है। और उस एरिया को जहाँ जमीन के नीचे पानी होता है उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तो एयर दैट कवर द होल ऑफ द अर्थ, यानी जो एयर है, हवा, जो हमारे आसपास हवा है, पूरा खुला हुआ जो वातावरण आपको दिख रहा है उसको आप क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर कहेंगे। प्लीज डोंट ड्रॉ ऑन माय स्क्रीन। तो लिविंग थिंग्स आर फाउंड वेयर दीज थ्री एग्जिस्ट, यानी जहाँ पे लाइथोस्फेयर होगा यानी अर्थ क्रस्ट होगी, वाटर होगा यानी हाइड्रोस्फेयर होगा, और एयर होगी यानी कि एटमॉस्फेयर होगा। ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? बायोस्फेयर। और जहां पर्टिकुलर बायोस्फेयर की एग्जिस्टेंस होगी केवल वहीं पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, इसलिए हमारे प्लैनेट अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। So the life supporting zone of Earth where the atmosphere, hydrosphere and lithosphere interact and make life possible is known as biosphere. तो आप देखेंगे लिविंग थिंग्स constitute biotic and abiotic components. Let us discuss about some biotic and abiotic components. देखिए, जो भी हमारी लाइफ फॉर्म्स होती हैं वो लाइफ की एग्जिस्टेंस टू कंपोनेंट्स पे डिपेंड करती है, विच आर बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, ए यानी एब्सेंट, जहाँ पे लाइफ एब्सेंट है, यानी एबायोटिक नॉन लिविंग, तो उसमें क्या आ जाएगा? एयर, वाटर, सॉइल यानी लैंड। ठीक है, और बायोटिक कंपोनेंट में क्या आ जाएंगे? प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स, ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, इन सभी का रोल के एनिमल्स में क्या आ जाते हैं? ह्यूमंस भी आ जाते हैं, काउंट हो जाते हैं। इन सभी का जो रोल है ये किसके लिए है? बायोटिक कंपोनेंट के लिए, यानी हमारी अर्थ पे एग्जिस्टेंस बायोटिक और अबायोटिक दोनों फैक्टर्स पे ही इक्वली डिपेंडेबल है। देखेंगे ब्रीथ ऑफ लाइफ क्या है? एयर। तो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कंपोजिशन ऑफ एयर। हमने पहले कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में पढ़ा था। जो हमारी एयर होती है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर से मिलकर बनती है, और ये मिलकर क्या बनाती हैं? पूरी एयर बनाती हैं। और प्लैनेट जैसे वीनस या मार्स की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या है? जो मेजर कंपोनेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे 95 से 97% है।
तो इसलिए वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए किसकी ज्यादा जरूरत है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस मस्ट है। तो यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स बताइए, हमने ये भी पहले पढ़ा था। यूकैरियोट्स कौन से होते हैं? जिन यू मीन्स Eukaryotes are those who consist only one cell. तो And ये कह रहा है कि जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है दे आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, और जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। अब ट्रू न्यूक्लियस नहीं है इस बात का क्या मतलब है? इसका मीनिंग ये होता है कि जो ट्रू न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर कंपोनेंट, ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, अगर ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस जो है उसका कंपोनेंट बाकी पूरी सेल से अलग रहेगा, सेपरेटेड रहेगा। लेकिन अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो न्यूक्लियस का सारा कंपोनेंट पूरी सेल में फैल जाएगा, यानी ट्रू न्यूक्लियस की एग्जिस्टेंस नहीं होगी। तब ऐसी सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ठीक, तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में हमने पढ़ा, और हमने ये देखा कि ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, यानी हम भी यूकैरियोट्स है ना, तो हमें भी किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की, ताकि हम अपने फूड को ब्रेक कर सके। और प्लांट्स अपना फूड बनाते टाइम ऑक्सीजन को बनाते हैं और हम उसको यूटिलाइज करते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है, ऐसे ही हम देख सकते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उसमें क्या आते हैं, विच वन फ्यूज टू गेट एनर्जी बट ऑल्सो फॉरेस्ट फायर, यानी जो आग हम जलाते हैं उसके लिए भी कंजम्पशन के लिए, यानी आग को जलने के लिए भी किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की। ठीक, तो डिस्पाइट दिस जो परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे एटमॉस्फेयर में, वो क्या है, उसका जो फ्रैक्शन है वो फिक्स्ड है। तो ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में, और मेराइन एनिमल्स इन कार्बोनेट्स को, यानी जो कार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं सी वाटर के अंदर, कार्बोनेट्स की जो शेल्स होती हैं उन्हें यूज करते हैं मेराइन एनिमल्स, ताकि वो अपनी शेल बना सके। समझ आया? जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, जैसे आपने देखा है ना शंख आप घर में यूज करते हैं, देखा भी होगा, तो वो पायला नाम के एनिमल से मिलता है। वो एनिमल की जो शेल यानी शंख जो है उसके अंदर एक टाइम में जब वो समुद्र में था तब उसके अंदर एनिमल बॉडी थी। जब उस एनिमल बॉडी की डेथ हो गई वो आपको मिल गया शंख की फॉर्म में। तो वो जो शंख है, वो जो शेल है वो कार्बोनेट की बनी हुई है, और वो कार्बोनेट पार्टिकल उस मेराइन एनिमल ने पानी के अंदर से लिए। तो हम देखेंगे रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। एटमॉस्फेयर का क्या रोल है क्लाइमेट कंट्रोल में? तो हमने देखा है हमारी अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर ने एक चादर बनाई हुई है जिसको हम ब्लैंकेट कह रहे हैं। ठीक, तो हम जानते हैं कि एयर बैड कंडक्टर है हीट का, तो एटमॉस्फेयर कीप द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ फेयरली स्टेडी, यानी एटमॉस्फेयर क्या करता है, हमारी अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को स्टेडी यानी कांस्टेंट बनाए रखता है। हार्ड वर्ड्स को लिखने की आदत डालिए ताकि दोबारा पढ़ते टाइम वो आपको दिक्कत ना करे। तो ये क्या करता है, कांस्टेंट कर देता है दिन और रात के टेम्परेचर को, पूरे साल टेम्परेचर को मेंटेन रखने में मदद करता है। तो एटमॉस्फेयर प्रिवेंट करता है, यानी एकदम से ना तो टेम्परेचर बढ़ने देता है दिन में, जैसे दिन में धूप है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो अगर एक्स्ट्रा बढ़ गया, ज्यादा बढ़ गया तो लाइफ कैसे एग्जिस्ट करेगी? तो ये एटमॉस्फेयर ही है जो उस टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है, हीट को कंट्रोल एब्जॉर्ब करके रखता है। और रात के टाइम पे एकदम से कम नहीं होने देता, एकदम से रात को ठंड बढ़ जाएगी तब भी गलत है, तो मीडियम टेम्परेचर बनाने में हेल्प करता है। मून की बात करिए, आप सोचिए चंदा मामा, तो विच इज अबाउट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड द अर्थ, ठीक है, फ्रॉम द सन दैट द अर्थ इज, जितना अर्थ से सन दूर है उतना ही अर्थ से मून भी दूर है। फिर भी हम देखेंगे कि जो सरफेस है मून का वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और वहां टेम्परेचर माइनस में भी रहता है 190 से, या बहुत गर्म 110 तक रहता है। तो ना तो हम लाइफ -190 पे सरवाइव कर पाएगी, ना 110 पे सरवाइव कर पाएगी।
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें ये बताया गया है। ये एक्टिविटी आप लोग एक बार पढ़ के देख लेना, ठीक है। थर्मामीटर का इसमें पूरा डिस्कशन किया गया है कि दिन में और शाम के टाइम पे अपने रूम टेम्परेचर को मेजर करके एक रीडिंग बनाना कि किस तरीके से वो कम हो रही है और किस तरीके से ज्यादा। हमारी मीटिंग एंड होने जा रही है।